देखिए, खबर अमेरिका ईरान रशिया यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी है, जहां पर दुनिया के दो अलग अलग मोर्चों पर लगातार सैन्य कार्रवाई ने तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में हवाई हमलों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ रशिया के भीतर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार अब ईरान बहुत ही आक्रामक रूप में नजर आ रहा है। अमेरिका के एयरबेसेस को लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिका ने लगातार 8वीं रात भी ईरान पर हवाई हमले किए। इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी सऊदी, बहरीन, कुवैत कई जगहों पर अमेरिकी एयर जो बेस थे उनको निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इन हमलों को होना, ये जो हमले हो रहे हैं, उन्होंने खुद इसकी मंजूरी दी है और ये कार्रवाई जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों के मौत के जवाब में की गई है, क्योंकि लगातार ईरान भी हमले कर रहा है और अब से पहले कुल मिलाकर 16 अमेरिकी जवानों की मौत हो चुकी है। इन 2 जवानों को मिलाकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार इस बार अमेरिकी हमलों का मुख्य निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने रहे। हथियारों के भंडार और सैन्य सामग्रियां पहुंचाने वाले वो केंद्र रहे जहां पर यह हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना का साफ कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों के लिए रास्ता जो है बनाना है और ये जो खतरा पैदा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, उसकी क्षमता को कमजोर करना है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलों और समुद्री जल युद्धीकरण यंत्रों पर भी हमले की बात कही जा रही है, लेकिन सेंटकॉम ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस संघर्ष में 2 और अमेरिकी सैनिकों की मौत की जानकारी सामने आई, जिसके बाद से जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। देखिए भाई, दूसरी तरफ अगर हम बात करें रूस की, जहां पर यूक्रेन ने रूस के मॉस्को और तानबॉब में बड़े ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में वाइल्ड बेरीज कंपनी के 2 वेयरहाउस, एक ऑयल डिपो और कई सैन्य सामग्री पहुंचाने वाले निशानों को ठिकाने जो है उनको निशाना बनाया गया है। रूस अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 80 से ज्यादा घायल हुए हैं। पहला बड़ा हमला तानबॉब क्षेत्र में किया गया है, जहां पर वेयरहाउस था, जहां रात की पाली में काम कर रहे 7 कर्मचारियों की मौत। तो देखिए, सुरक्षा कारणों के पास के प्रसूत अस्पताल और रिहायशी इमारतों को भी खाली करवाया गया है। ड्रोन का मलबा बाल उद्यान पर भी गिरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि इन लॉजिस्टिक केंद्रों का उपयोग रूस ड्रोन और दिशा निर्धारण उपकेंद्रों के प्रतिबंधित विदेशी पुर्जों की आपूर्ति में करता था। और इसी को लेकर देखिए, अब ये जो बड़ी खबर है वो सामने आई है, जहां पर हम कह सकते हैं कि रशिया के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में 389 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। तो जरा समझिए कि अगर 300 लगभग 400 ड्रोन मार गिराए गए हैं तो और कितने ड्रोन यूक्रेन ने दागे होंगे, जिसमें 8 लोगों की मौत की भी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन संघर्ष में ड्रोन और हवाई हमले अब युद्ध की नई रणनीति बनते जा रहे हैं। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये संघर्ष, क्या ये हमले जो है संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाएंगे या फिर किसी समाधान की ओर ये देश आगे बढ़ेंगे। आज चर्चा इस बात पर होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवदान सिंह सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और हमारे साथ जुड़ गए हैं आर लक्ष्मी नारायण राव सर, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शिवदान सर, शुरुआत आप ही से होगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भीषण हो चुका है। ईरान लगातार अलग अलग देशों में जो कि अमेरिका के साथी हैं, पक्के दोस्त हैं, उनके एयरबेस को निशाना बना रहा है और 2 सैनिकों की मौत का बदला अमेरिका भी बहुत भीषण तरीके से ले रहा है। आपको क्या लगता है, कोई दूसरा रास्ता निकलेगा? ये लेकिन लग तो नहीं रहा है। आपका क्या अनुभव कहता है? मैं ये कहता हूं कि विज्ञान की जो प्रगति हुई है उसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव ये पड़ा है, जहां मानवता के लिए सारे कल्याणकारी कार्य हुए हैं, वहां पर मानवता के लिए विनाशकारी कार्य हुआ है। आजकल के युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे हैं। आजकल के युद्ध देश की आंतरिक व्यवस्था के अंदर लड़े जा रहे हैं, जिसमें कि आपके वाटर प्लांट हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उस तरह के बिजली पानी के संयंत्र हैं। इस प्रकार से आजकल महाविनाश हो रहा है और मुझे यही आभास हो रहा है कि ईरान जो है वो उसका पूरा अस्तित्व मिटने वाला है, जिस प्रकार से अमेरिका के साथ उसने लड़ाई जारी की हुई है और अमेरिका जिस प्रकार से अपने वो कर रहा है, और जबकि अमेरिका पर इस पास कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका इतनी दूर स्थित है
कि वहां पर ईरान के जो फाइटर संयंत्र है, जैसे ड्रोन है, मिसाइल्स है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये पहुंचने से पहले अमेरिका को निस्तानाबूद कर देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस युद्ध का कोई ईरान के अच्छा अंदर ये डर लाभकारी भी तो बिल्कुल नहीं है ना शिवदान सर, ईरान के अंदर वो डर भी तो नहीं है। इवन जिस तरीके से ईरान लगातार बाकी के एयरबेसेस को निशाना बना रहा है, इधर तो अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। देखिए, ऐसा है, ईरान में कट्टरपंथियों का कंट्रोल है सत्ता के ऊपर, और कट्टरपंथी को आप जानते हैं, कट्टरपंथी जो है वो अच्छा बुरा नहीं सोच पाते हैं, मानवता का क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है। इसलिए कट्टरपंथियों के द्वारा ही इस युद्ध को जो है महाविनाश की तरफ बढ़ाया जा रहा है। यदि ईरान के अंदर कट्टरपंथी न होते और उसको प्रजातांत्रिक सरकार होती तो आज ये युद्ध बहुत पहले समाप्त हो गया होता। तो इसलिए बड़े दुख की बात है कि जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो कभी नजर नहीं आते, मगर उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उनकी डायरेक्शंस आ जाती हैं, और कट्टरपंथी और बाकी जो सरकारी संयंत्र है वो सब एक नाम मात्र के लिए है। और वहां की जो सेना में है वो भी IRGC कंट्रोल में है, जो कि एक कट्टरपंथी गुट है, वो अपनी हरकतें कर रहा है। इस प्रकार से ईरान में ये महाविनाश जो हो रहा है इसी कारण से हो रहा है कि ये जो कट्टरपंथी गुट है इनका कंट्रोल है सत्ता के ऊपर, और ये कभी मानवता के कल्याण के बारे में सोचेंगे नहीं। ये कभी ये सोचेंगे कि हमें दूसरे आदमी को बर्बाद कर देना है, चाहे हम बर्बाद हो जाए। तो ये इसलिए सबसे बड़ा रीजन ये है इस लड़ाई के आगे चलने का। ठीक है, हमारे साथ नारायण सर है। नारायण सर, आप सुन रहे थे शिवदान सर कह रहे हैं कि कट्टरपंथी जिस तरीके से भी हमला कर रहे हैं, अमेरिका कहीं ना कहीं बर्बाद करके मानेगा, लेकिन ईरान को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ईरान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो सरकार को एडवाइस देते होंगे, लेकिन इधर जो है सुप्रीम लीडर का एक और बयान सामने आया कि जैसे हमले किए जा रहे हैं हम और भी बढ़ चढ़कर हमला करेंगे, मतलब रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। क्या लगता है अब अमेरिका ईरान में ये जो युद्ध चल रहा है जिसमें बाकी देश भी इन्वॉल्व हो गए हैं, अब सब मिलकर क्या ईरान को निशाना बनाएंगे, ईरान पर हमले करेंगे, या हमले सिर्फ अमेरिका करेगा लेकिन ईरान तो सारे देशों को निशाना बना रहा है? नहीं, देखिए, जो पब्लिक पॉस्चरिंग जो रहता है और जो बैकग्राउंड में जो डिप्लोमेटिक मूव्स जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। हालांकि जो अभी तक जो ईरान का लीडरशिप है उन्होंने पहले थोड़ा कुछ ब्रिंकमैनशिप बोलते हैं ना, थोड़ा देखते हैं कहाँ तक पुश कर सकते हैं। वो पुश करके उनका ये लगा कि हम कहीं तक जा सकते हैं, हम बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, तो इसके ऊपर हमने जो जंग जीत लिया है, हम इसको कहाँ तक लेके जाते हैं वहां तक लेके आके हमको जो हक है या नहीं है वो सारा हमने लिखित में सिक्योर कर लेंगे। तो इसलिए तो उन्होंने ये ट्रीटी होने के बाद, जो भी MOU होने के बाद उन्होंने जो फिर से अटैक चालू किया, ये सब इसलिए किया है कि ईरान ने सेंस किया है कि अमेरिका को या वर्ल्ड को उन्होंने थोड़ा ब्लैकमेल करके ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब करके ये अपना जो भी मनमानी का है वो सारे चीजें अमेरिका से बना सकते हैं। ये तक वो चली है और बाद में अमेरिका ने भी रियलाइज किया है कि ये होने वाला नहीं। ये पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज ये है कि दोनों तरफ से, पर्टिकुलरली अमेरिका से तरफ से पहले कोई डिप्लोमेसी का कोई चांस नहीं दिया गया है, और ईरान की तरफ से इनिशियल स्टेजेस में जो स्विट्जरलैंड में, बाद में ओमान का मीडिएशन में जो भी टॉक्स चल रहे थे, वो सारे टॉक्स विफल इसलिए हो गए हैं कि अमेरिका ने वो करवाया। टॉक्स चला रहे थे, पूरा कर लिया। और दूसरा ये भी अभी रिपोर्ट में आया है कि जो ट्रंप के दामाद है और स्टीव विटकर उनके मित्र है, ये थोड़ा ये युद्ध के ऊपर पैसे बना रहा है। ये सारी चीजें होके यहाँ कोई अमेरिका तरफ से कोई सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट भी अभी नहीं है, और जितने भी मैन पावर जो भी वहां डिप्लॉयड है डिप्लोमेटिक एफर्ट करने के लिए, जो भी पहले था अभी है, इन लोग नो सीरियस पीपल आर देयर। जैसे आप अमेरिका का रशिया के ऊपर जो व्यवहार है या ईरान के ऊपर व्यवहार है, पूरा डिप्लोमेटिक एफर्ट जो भी उन्होंने किया, इट इज नॉन सीरियस, अनप्रोफेशनल, और उनको खुद नहीं चाहते कि क्या चाहिए। बिल्कुल, और शायद
और इंटरनल पॉलिटिकल इसके लिए ये ट्रम्प जो कर रहे हैं उसका विरोध अमेरिका में खुद भी किया जा रहा है। और लेकिन चुनाव के समय, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिश कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से बाहर निकले, लेकिन अपने ट्रस्ट को जो एक बिल्ड नहीं कर पाने की वजह से ये स्थिति हम एक बार दोबारा से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या ये युद्ध जो है और भीषण होगा? नहीं, मेरे हिसाब से पीछे तरफ से बातचीत तो होगी, वो हो रहा होगा। पब्लिक पॉस्चरिंग अलग रहता है। ओके। लेकिन पिछले 8-9 दिन में जो भी एक्शन हो रहा है, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के ये फुल ब्लोन किनेटिक एफर्ट के लिए, वॉर के लिए चला गया। अगर अनलेस अनटिल दोनों तरफ से सीरियस बैकरूम टॉक्स हो रहे हैं, अगर वो उसको थोड़ा प्रोफेशनली करने का सबसे बड़ा चीज ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर होगा। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हमारा इकोनॉमी के ऊपर होगा, हमारा रीसेटिंग के ऊपर होगा, ये हमको देखना है। क्योंकि हम 90% एलपीजी पे दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर हैं। हमें आगे बढ़कर ये भी देखना होगा कि भारत इससे कैसे जो है पार पाएगा। शिवदान सर, अगला सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि अब युद्ध का पैटर्न बदल चुका है, कोई बॉर्डर पर खड़ा होकर कोई सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहा है, ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने भी बहुत भीषण अपने जो है हमले शुरू कर दिए हैं और एक से बढ़कर एक, अगर हम कहें तो मिसाइलें इस वक्त अमेरिकी एयरबेसेस पर दागे जा रहे हैं। 2 सैनिकों की अभी हाल फिलहाल में मौत हुई है। अमेरिका इसका बदला लेना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका इसका बदला लेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे और ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो जाएगा। मुझे ये समझना है कि क्या जो युद्ध इजराइल की वजह से शुरू हुआ था, इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की वजह से शुरू हुआ था, अब इसमें क्या इजराइल भी शामिल होने वाला है बहुत जल्द? देखिए, ऐसा है कि मैं ये शुरू से कहता आया हूं कि जो अमेरिका की जो डिमांड थी उसमें कम से कम सबसे पहले यह होना चाहिए था कि इजराइल को पूरे अरब देश जो है उसको रिकॉग्नाइज करें। मगर वो डिमांड अभी तक मैंने कभी नजर नहीं आई है। तो इसलिए इजराइल का जो पक्ष है उसका तो कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें। तो इसलिए जब भी इजराइल पर कोई हमला करेगा, ये आतंकवादी से करेंगे, ये आपके गाजा से या लेबनान से कहीं से भी हमला करेंगे, तो इजराइल का जवाब देगा और इजराइल जो अपने देश की रक्षा करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही सोचता हूं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए था कि इजराइल को पूरे अरब देश रिकॉग्नाइज करें, और खासकर ईरान ने तो उसको विश्व के नक्शे से मिटाने की सोच रखी है कि इजराइल को हम विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। और उसका एटम बम बनाने का रीजन ही ये था कि वो एटम बम से इजराइल को समाप्त करना चाहता है। और जो जब एटम का आपने नाम लिया, शिवदान से जब आपने एटम का नाम लिया, तो अब इतना युद्ध होने के बाद, अगर इतनी लड़ाई होने के बाद ईरान के पास एटम ना बने, अगर ईरान एटम ना बना पाए, अमेरिका अभी भी ना बनाने दे, और तो ये फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि इतना नुकसान किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जो चाहिए था वो भी हाथ नहीं आया। देखिए, उनका जो शोधित यूरेनियम है वो इस लिमिट तक पहुंच चुका है कि उससे एटम बम असेंबल किया जा सकता है। उसका कुछ पार्ट ऑफ यूरेनियम तैयार हो गया इस लेवल के लिए। तो यदि अमेरिका ने कोई कोशिश की एटम बम इस्तेमाल करने की, तो ईरान भी इसका जवाब एटम बम से ही देगा। और आपको याद होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी एटम बम किया था, वो यही तरीका था कि जापान ने अमेरिका के एक बंदरगाह पर हमला किया था इधर से सीधा, और उसका जवाब अमेरिका ने ये दिया था। इसी प्रकार से इस युद्ध में पता नहीं कब क्या हो जाए और कब उसका अमेरिका का पारा चढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका पर कोई नियंत्रण किसी का है ही नहीं। आज तक अमेरिका को किसी ने जिम्मेदार ठहराया उस एटम बम के हमले के लिए जापान में, और अभी भी जहां पर भी वेनेजुएला में हमला किया अमेरिका ने, उसको कोई जिम्मेदार किसी ने ठहराया। और जितने भी रूल्स रेगुलेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले अमेरिका उनको ब्रेक करता है, मगर उसकी महाशक्ति होने के कारण कोई भी उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। इस प्रकार के वातावरण में अमेरिका कब इस पर एटम बम इस्तेमाल कर दे, इसका कोई पता नहीं है। और इस प्रकार से उसने ऑलरेडी कसम खाई हुई है कि ईरान का महाविनाश करके छोड़ेगा। तो इसलिए मैं यही सोच रहा हूं कि इसलिए इस युद्ध को, इसकी जो अन्य महाशक्तियां हैं उनको बीच में आना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। नारायण सर, आपके पास आ रही हो। ये जो थॉट है अमेरिका का कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, एकदम नेस्तनाबूद कर देंगे, यही एक टाइम पर थॉट आज से ठीक 5 साल पहले रशिया का भी था यूक्रेन को लेकर। लेकिन अब यूक्रेन जिस तरीके से युद्ध में वापसी कर रहा है, अभी ड्रोन हमले किए हैं जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, आपको कि नहीं लगता कि दुश्मन को कम आंकना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होती है? नहीं, ईरान का
रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो अलग अलग आर्गुमेंट है और उसका अलग है कि रशिया टेरिटरी के ऊपर जितना साइज है उसके ऊपर वो उसका पेनिट्रेशन और उसको स्ट्राइक्स को 100% रोकना नॉर्मल सिचुएशन में भी बहुत मुश्किल है और रशिया का साइज है कंट्री का वो साइज में भी बहुत मुश्किल है। रियलिटी के दूर है कि अगर हम बोलेंगे कि 100% हम लोग रोक सकते हैं। रशिया का जो ग्राउंड लेवल मिलिट्री कंडीशन है जो यूक्रेन युद्ध में वो ग्राउंड लेवल पे रशिया जीत रहा है। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वन। आज नहीं तो कल, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। यूक्रेन हैज ऑलरेडी लॉस्ट दिस वॉर। यूक्रेन ये युद्ध ऑलरेडी हार गया है और हारने के लिए सिर्फ फॉर्मल हारना बाकी है क्योंकि पूरे स्ट्रेटेजिक पिक्चर में लॉन्ग टर्म में यूक्रेन अपने आप का डिफेंस का सस्टेन करना या जीतना दोनों बहुत बहुत मुश्किल चीज है। ये हमको समझना चाहिए जितना भी ये है कि ये जो रशिया है वो ये बहुत ताकतवर पोजीशन में है ये उनके युद्ध। सबसे इश्यू ये है कि रशिया ये युद्ध में थोड़ा एक मेरे हिसाब से माइल्ड पोजीशन अडॉप्ट किया है। अगर ये हार्डलाइन होता है तो और भी है। पिछले 2-3 महीने में रशिया का भी एक रुख बदला है। रशिया ये भी रियलाइज किया है कि अमेरिका, जैसे मैंने बोला था कि डिप्लोमेटिकली उन्होंने एंकरेज में अलास्का में जो टॉक्स हुआ था में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था दैट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। इसलिए ईरान ने भी वो कर दिया कि उनका जो अमेरिका के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हुआ था जो भी है दे आर ऑल अबैंडन्ड। तो फिर मैं वही बात पे आता हूँ, अमेरिका का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्यूर है और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होगा अमेरिका के इकोनॉमी के ऊपर, अमेरिका के जो डोमिनेंस के ऊपर बहुत होगा। क्योंकि ये अगर अमेरिका के वजह से दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, उन्होंने कोई ओमान को या यूएई को, कतार को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। ऑयल का जो बात ये है कि वो ट्रांसपोर्टेशन भी वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है। इवन जॉर्डन को या सऊदी अरेबिया को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। अभी हुतीस ने भी और एक बार अपना जो भी करते हैं वो चालू कर दिया है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये जो डिप्लोमेटिक फेल्यूर है और अपना जो मिलिट्री फोर्स है एक इंटेलिजेंट और एक प्रॉपर एंड यूज करने के लिए, किसके लिए यूज करना है, कहां तक यूज करना है, किस तरह के मिलिट्री फोर्स यूज करना है, इसमें कोई एप्लीकेशन माइंड नहीं होने की वजह से ये युद्ध जो होगा कि ये अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म डोमिनेंस है वर्ल्ड में इसको बहुत करेगा। और अगर ये जो बिल अभी अमेरिका के सेनेट में पास हो गया 60 वोट्स के बाद, जिसमें हो सके तो रशिया से आयल करने के लिए 5 देश इंक्लूडिंग अवरसेल्स हमारे ऊपर 100% तक वो टैरिफ लगा सके, कांग्रेस में भी पास हो जाएगा। ये अगर ये भी उन्होंने लिया तो ये और भी एक डाउनवर्ड स्लाइड होगी उनका डोमिनेंस का। वर्ल्ड करेंसी में जो रिजर्व करेंसी डॉलर होगी, अगर उसका ऑलरेडी वो बहुत खतरे में है वो पोजीशन, अभी अगर इंडिया के ऊपर भी ये करेंगे। ठीक है शिवदान सर, आपके साथ फिर से एक बार शुरुआत होगी कि रशिया यूक्रेन इधर अलग मोर्चे पे लड़ाई कर रहा है, इधर ईरान और अमेरिका अलग मोर्चे पे लड़ाई कर रहे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट को पूरा दहला दिया है। पश्चिम एशिया में इस वक्त ऐसी स्थिति है कि अलग अलग देशों में अगर एयरबेस है अमेरिका के तो उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। इधर सैन्य संकट, ये जो सैन्य बिखराव है वो हम देख रहे हैं, लगातार किसी न किसी के मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस बीच में ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, दोनों देश एक दूसरे पर बिल्कुल आक्रामक नजर आ रहे हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, चाहे अमेरिका के साथ रिश्तों को ले लीजिए, चाहे ईरान के साथ ले लीजिए, क्योंकि दोनों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं और कई बार ये बात खुलकर भी सामने आई कि अगर भारत बीच में मध्यस्थता करे तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है जैसा कि अभी आपने कहा था कि अमेरिका 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की सोच रहा है। जब भी अमेरिका को लगेगा हम ईरान के फेवर में बात कर रहे हैं तो वो हमारे पर टैरिफ लगाएगा, हमारे साथ व्यापार को मुश्किल बनाएगा। इस पर ये मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे विश्व के सामने अब आर्थिक विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा है।
इसके कारण पूरे विश्व में तेल की कमी चल रही है, गैस की कुकिंग गैस की कमी चल रही है और बहुत से और उस बिजली बहुत कम बन रही है। बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को बोला है कम बिजली इस्तेमाल करने के लिए। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में, जैसा कि मैंने बताया कि विज्ञान के बदलने के रुख के कारण विश्व में आमने सामने जो सैनिक थे उनकी हत्या होती थी, मगर अब पूरे विश्व में सामान्य नागरिक को प्रभावित किया जा रहा है, उसको तरह तरह कष्ट दिए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बिजली का संकट आ जाएगा, गैस का संकट आ जाएगा, पेट्रोल का संकट आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये विश्व महायुद्ध बन चुका है और ये इसको विश्व युद्ध ही कह सकते हैं। और इससे जो है पूरे विश्व में महंगाई बढ़ेगी और मानवता के लिए बहुत ही कष्टकारी है ये। और भारत के लिए तो खासकर, क्योंकि भारत जो एक विकसित देश है, इसको अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए गैस और पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए यदि ये रास्ता बंदी हो जाएगा इधर साइड से ईरान वाला, तो इसके बाद भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसी कंडीशन सर्वाइव करना। पर भारत ने ऑलरेडी इंतजाम किए हुए हैं और रूस से वो काफी ऑयल वगैरह ले रहा है, मगर फिर भी जो उसको मिलता था जो ऑयल इस साइड से, उसके बंद होने से कष्ट बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। ठीक है नारायण सर, क्योंकि आप बता रहे थे कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि जाहिर बात है कि उन 2-3 जो मोर्चे पर ये लड़ाई हो रही है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत के जो वासी हैं, जो देशवासी, उनकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 90% तक एलपीजी हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करते हैं, तेल पर भी हम दूसरे देशों पर ज्यादातर निर्भर करते हैं। नहीं, अभी जो 1-2 दिन पहले जो भी ऑयल का प्राइस है, मेरे हिसाब से $87 पर बैरल तक चला गया है। तो ये जो इंक्रीज है कि 1 महीने से ज्यादा का प्राइस का इंक्रीज है और लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट कितना है, स्पॉट में कितना बेच रहे हैं, ये सब हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये जो प्राइस इंक्रीज है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि प्राइस इंक्रीज नॉन अवेलेबिलिटी के वजह से है। और ये दोनों चीज़ों में हमारे ऊपर, जैसे अगर हमने इसको मैनेज ठीक तरह से नहीं किया तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकती है। इसलिए हमने बहुत 3-4 हिस्सों में हमने किया है। हमने जो भी हमारा जो परचेजेस है, हमने पूरा डाइवर्सिफाई करके रखा है। शायद मई में मोदी जी यूएई के बीच में जो बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है, उसमें यूएई का हमारा के समझौता हो गया है कि यूएई का जो सप्लाई है हमको प्रेफरेंस देगी। और ये भी हुआ है कि हमने अमेरिका का जो करेंसी जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर से, अब हम दिरहम और रुपये के ऊपर जा रहे हैं। हमने अगर फ्यूचर में रशिया के ऑयल खरीदने से अगर यूएस भी हमारे ऊपर सैंक्शंस डालते हैं तो उससे कि हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है, थोड़ा हमने आउटसाइड स्विफ्ट सिस्टम भी हमने थोड़ा करने के लिए और रशिया का जो भी पेट्रोल हम ले रहे हैं उसको हमने फिर भी वो प्रोसेस करके फिर भी हमने रशिया को बेच रहे हैं। ये सबके वजह से हमारे ऊपर जो चीजें हैं, समरी में बोलना है कि ये जो इमीडिएट हम रशिया से चिप में ऑयल मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में हमको अमेरिकन मार्केट का जो भी एक्सेस है और हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का अमेरिका का जो व्यापार है, इसके ऊपर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट होगा वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये वन साइडेड नहीं है। ठीक है हमारा चाहिए सॉफ्टवेयर का, अगर हमने ये अमेरिका इसको कोई टैक्स लगाएगा, उसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, बिल्कुल यही बात है कि अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। शिवदान सर आपका भी बहुत धन्यवाद, लक्ष्मी सर आपका भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो देखिए जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, ये लग नहीं रहा है कि अभी रुकेगा, हालांकि लग रहा है कि बैकडोर पे बात जरूर चल रही है।